हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डाइकोटोमी और ड्यूअलिज्म जो ज्योग्राफी में होती है वो क्या होती है। देखो, ये जो प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइकोटोमी एंड ड्यूअलिज्म इन ज्योग्राफी, ये हमारा बीपीएससी एग्ज़ाम 66 बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इस प्रश्न के माध्यम से एक बार फिर हम लोग यहाँ पे डाइकोटोमी और ड्यूअलिज्म जो ज्योग्राफी के है उसको हम लोग एक रिवाइज करते हैं। हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो भूगोल में जो विरोधाभास और द्वैतवाद जो होते हैं वो क्या होते हैं। देखो, जनरली आपको ड्यूअलिज्म का मतलब है, द्वैतवाद का मतलब है दो व्यूज़। ठीक है, ड्यूअलिज्म का मतलब है दो अपोजिट व्यूज़ ऑफ सेम सब्जेक्ट। किसी एक सब्जेक्ट के दो व्यूज़ जब आते हैं तो उसको बोलते हैं ड्यूअलिज्म। और जब किसी एक सब्जेक्ट के दो व्यूज़ आएंगे तो उससे एक क्या होंगे, एक तरह से डाइकोटोमी क्रिएट होगा, विरोधाभास क्रिएट होगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे ही ज्योग्राफी में पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, ज्योग्राफी पे ही अलग अलग व्यूज़ हैं। ठीक है, दो व्यूज़ हैं, दो अपोजिट व्यूज़ हैं, और इन अपोजिट व्यूज़ से हमें डाइकोटोमी या विरोधाभास क्रिएट होता है। दी जनरल मीनिंग हम देखें ड्यूअलिज्म का, तो मान लो हमारा हमारा एक एक अल्फ़ाबेट है। ठीक है, 6 अल्फ़ाबेट है। आप इधर से व्यूज़ करोगे 6 अल्फ़ाबेट को तो क्या देखोगे, 6 देखोगे, और इधर से आप व्यूज़ करोगे तो क्या देखोगे, ये 9 की तरह दिखेगा। तो एक तरह से ये सिंबल एक ही है, लेकिन दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देखने पे दो इसका मीनिंग निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, दो अपोजिट व्यूज है, यानी इस अक्षर का ड्यूअलिज्म है। और दो अपोजिट जब व्यूज आ रही है तो तीसरा जो बंदा है वो हमारा कंफ्यूज हो जाएगा, या हमारा वहाँ पे डाइकोटोमी क्रिएट हो जाएंगी। तो वैसे ही हमारी जियोग्राफी सब्जेक्ट पे दो अलग अलग व्यूज़ होने के चलते, ड्यूअलिज्म होने के चलते हमारी डाइकोटोमी क्रिएट होती है। और ड्यूअलिज्म जो होती है ज्योग्राफी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक फीचर है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है ज्योग्राफी का। क्योंकि जब से हमारी ज्योग्राफी बिगिन हुई है उसी समय से ड्यूअलिज्म और डाइकोटोमी दोनों ही यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। अब बात करते हैं कि हमारी ज्योग्राफी में कितने ड्यूअलिज्म हैं या डाइकोटोमी है। तो यहाँ पे देखोगे तो 5 हमारी मेजर ड्यूअलिज्म और डाइकोटोमी ज्योग्राफी में है। पहला है कंटेम्परेरी और हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, समकालीन भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल। दूसरा हमारी फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। फिर है डिटर्मिनिज्म अप्रोच और पॉसिबिलिज्म अप्रोच, यहाँ पे नियतिवाद और संभववाद, रीजनल और सिस्टम ज्योग्राफी, क्षेत्रीय भूगोल और सिस्टम भूगोल। और पांचवा हमारा फंक्शनल और फॉर्मल ज्योग्राफी, यानी कि कार्यात्मक दृष्टिकोण और औपचारिक दृष्टिकोण। अब देख लेते हैं एक एक करके इनमें डिफरेंसेस क्या है। हमारी कंटेम्परेरी और हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में ड्यूअलिज्म क्यों है और डाइकोटोमी क्यों है। देखो, जब हमारी ज्योग्राफी जब एक डिसिप्लिन या सब्जेक्ट के तौर पे उभर रहा था तो उस समय ज्योग्राफी एक अलग सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था। ठीक है, ज्योग्राफी एक तरह से अदर जो सब्जेक्ट थे जैसे साइकोलॉजी या हमारी जो एंथ्रोपोलॉजी उसी का पार्ट था हमारा। ठीक है, हिस्ट्री उसी का पार्ट था, ज्योग्राफी अलग से सब्जेक्ट नहीं हुआ करती थी। तो उस समय बहुत सारे यहाँ पे ड्यूअलिज्म क्रिएट हुए कि ज्योग्राफी एक अलग सब्जेक्ट होगा तो उसमें क्या स्टडी की जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे एक हमारी ड्यूअलिज्म क्रिएट हुई कंटेम्परेरी और हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। तो जो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के जो ज्योग्राफर थे, यानी बोलते थे ज्योग्राफी में हमें हिस्ट्री डिस्कस करनी चाहिए। हिस्ट्री का मतलब है हमारी कल्चरल हिस्ट्री नहीं। ठीक है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री को हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा करंट अभी हमारा फीचर्स है, मान लो कोई भी एक माउंटेन है या प्लेन है तो इसकी एक हिस्ट्री होगी। ठीक है, ये पहले कुछ और होगा, फिर कुछ और होगा, फिर अभी कुछ और है। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक पेनी प्लेन ही है तो पेनी प्लेन से पहले हमारी माउंटेन होंगी, माउंटेन से एक हाई रिलीफ वाले फीचर माउंटेन है, उसके बाद लो रिलीफ वाले कोई फीचर होंगे, फिर हमारी पेनी प्लेन या पेडी प्लेन हमारी बनी। तो जो भी यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो भी हमारी जियोग्राफिकल या लैंड फॉर्म्स हैं उसकी कोई हिस्ट्री होगी। तो इन हिस्ट्री को जियोग्राफी में हम लोग स्टडी करेंगे। ऐसा हिस्टोरिकल जियोग्राफर जो हमारी है वो हमारा बोलते थे। ऐसा बोलने से उन्होंने बोला कि मान लो हमारी पिछले
जो कुछ दशकों या करोड़ों सालों में जो हमारे इवेंट्स हुए थे, ठीक है, उस इवेंट से हम लर्निंग लेंगे और फ्यूचर में जो डिजास्टर होंगे उसको हम रोकथाम कर सकते हैं। यानी कि यदि हिस्ट्री हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारी वॉल्केनोज इरप्ट हुई थी, या हमारी कैसे अर्थक्वेक आए थे, उससे क्या डिजास्टर हुए थे, फ्लड कैसे आए थे, उन सब चीज़ों से हमारी लर्निंग होगी और हम जो प्रेजेंट हैं या फ्यूचर में जो भी हमारी डिजास्टर्स होने वाले हैं उसको हम मैनेज कर सकते हैं, यदि हम हिस्ट्री में हिस्टोरिकल ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो। ठीक है, ये हमारे हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के संदर्भ में था। दूसरे जो भूगोल जो ज्योग्राफर थे वो बोलते थे ना हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने से हमें ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ हमारी एनर्जी और टाइम वेस्ट होगी। अभी हमारी कंटेम्प्रेरी जो ज्योग्राफी है उसको हमको फोकस करनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में अलग ही ह्यूमन की नीड्स थी। ठीक है, हम ज्योग्राफी में ह्यूमंस की नीड्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में अलग ही हमारी ज्योग्राफी की नीड्स थी, उससे हमारी उतनी ज़्यादा नीड्स नहीं थी। अभी हमारी जो नीड है, ज़रूरत है, वो हमारी अलग है पहले के कंपेयर में। इन्होंने बोला कंटेम्प्रेरी में, मान लो अभी हमारी करंट की जो सिनेरियो है वो हमारी क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज हमारी एक मॉडर्न इशू है, पुरानी इशू नहीं थी। तो क्लाइमेट चेंज की रोकथाम के लिए अभी करंट की जो हमारी सिचुएशन है ज्योग्राफी में, उसको हमको स्टडी करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा हमारी जैसे हमारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गए, या हमारी ह्यूमन सेटलमेंट हो गए, ह्यूमन सेटलमेंट, प्लांट सेटलमेंट, ये सब चीज़ें हमारी करंट टॉपिक है। ठीक है, इससे हिस्ट्री से पढ़ने से हमें कुछ भी यहाँ पे डेटा नहीं मिलने वाला है और ना ही इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो करंट हमारी जो प्रॉब्लम है, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट जो प्रॉब्लम है, या हमारी करंट जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, उसकी जो नीड्स हैं वो हमारी करंट जो हमारी ज्योग्राफी है उसको पढ़ने से हमें फुलफिल मिलेंगी। तो एनर्जी और टाइम हमें जो कंटेम्प्रेरी जो इशूज हैं उस पर हमें ज़्यादा फोकस करनी चाहिए ज्योग्राफी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो हमारी अपोजिट व्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और यही हमारी ड्यूलिज्म और डाइकोटोमी है। अब दूसरे पे आते हैं फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी। तो जब से हमारी ज्योग्राफी हमारी सब्जेक्ट के रूप में उभर कर लाई है, तो वहाँ पे भी एक ड्यूलिज्म क्रिएट हुआ कि हमें ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए या ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब है यहाँ पे कि जो हमारी ज्योग्राफी में ह्यूमन के अलावा, ठीक है, ह्यूमन को पैसिव एलिमेंट मान के ज्योग्राफिकल जो भी टर्म्स हैं उसको स्टडी करना हमें फिजिकल ज्योग्राफी के आता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ह्यूमन की जो एक्टिविटीज से जो भी हमारे इम्पैक्ट होते हैं ज्योग्राफी में, उसको स्टडी नहीं करते फिजिकल ज्योग्राफी में। फिजिकल ज्योग्राफी में आपने देखा होगा सिलेबस में भी हमारी जियोमॉर्फोलॉजी हमारी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ठीक है, ओशिनोग्राफी है और वेजिटेशन है। ये सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। तो यहाँ पे जो ह्यूमन का एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन का जो रोल है, उसको पैसिव मानकर जो भी हमारी अर्थ की जो भी फिजिकल हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, लैंडफॉर्म्स डेवलपमेंट है, हमारी एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन क्या है, ठीक है, ओशिनोग्राफी है, ये सब चीज़ों को स्टडी करने पे फोकस किया गया ज्योग्राफी में। इसको बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। लेकिन कुछ ज्योग्राफर जो थे वो बोले कि नहीं, ह्यूमन हमारा अभी एक्टिव हमारी यहाँ पे रोल प्ले करता है, और ह्यूमन ज्योग्राफिकल जो फीचर्स हैं उसको चेंज करने में बहुत ज़्यादा रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। ठीक है, ह्यूमन भी अपना पर्टिकुलर एक तरह से कल्चरल इन्वायरमेंट बना लेता है, और ह्यूमन आजकल आर्टिफिशियल जो एटमॉस्फेयर भी क्रिएट कर लेता है, आर्टिफिशियल लैंड्स में हमारे बना लेते हैं, हिल्स को प्लेन में एरिया में भी कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ह्यूमन एक तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ को नेग्लेक्ट करके यदि हम ज्योग्राफी में कुछ स्टडी करते हैं तो हमारी मीनिंगलेस होंगी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी को यहाँ पे एक तरह से कॉन्सेप्ट गुजार किया कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए, सेंट्रल रोल में रखते हुए, अर्थ की जो फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ हमारी कल्चरल जो लैंडस्केप है उसको भी स्टडी करते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में को स्टडी करनी चाहिए। तो यहाँ पे भी दो व्यूज़ हमें देखने को मिले, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी। अब बात करते हैं तीसरी अप्रोच में। तो यहाँ पे डिटर्मिनिज्म अप्रोच और पॉसिबिलिज्म अप्रोच, ठीक है, ये भी आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पे कुछ ज्योग्राफर का जो मानना था कि जो हमारी डिटर्मिनिज्म अप्रोच में क्या होती है यहाँ पे कि नेचर यहाँ पे एक्टिव रोल प्ले करता है। ठीक है, ह्यूमन की जो एक्टिविटीज है वो नेचर के द्वारा डिफाइन होती है, नियतिवाद। ठीक है, हमारी जो नियति बोलेगी वैसे ही ह्यूमन करेंगे। ह्यूमन के यहाँ पे ज़्यादा कुछ रोल नहीं हो सकता है, ह्यूमन का बस रोल हो सकता है यहाँ पे फॉलो करना। जैसा नेचर होगा वैसे ही ह्यूमन फॉलो करेंगे, वैसे ही इसकी कल्चरल एक्टिविटीज़ होगी या और भी एक्टिविटीज़ होगी। ऐसा हमारे नियतिवाद अप्रोच करता है। लेकिन पॉसिबिलिज्म अप्रोच में क्या होता है कि
कि ह्यूमन को एज ए एक्टिव एलिमेंट यहाँ पे माना गया है। और ह्यूमन क्या करता है, नेचर को भी चेंज कर सकता है। तरह तरह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करके ह्यूमन जो क्लाइमेट को भी चेंज कर सकता है, या खेती करने के तरीके को भी चेंज कर सकता है, फॉरेस्ट के भी चेंज कर सकता है, कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकता है टेक्नोलॉजी के हेल्प से। तो पॉसिबिलिज्म अप्रोच में ह्यूमन को यहाँ पे एक्टिव रोल, एक तरह से एक्टिव एलिमेंट माना अपना नेचर में, इन्वायरमेंट में, और डिटर्मिनिज्म में यहाँ पे नियतिवाद में एक तरह से पैसिव एलिमेंट माना। तो यहाँ पे दो अपोजिट हमारे ह्यूमन के रोल के हिसाब से दो अपोजिट व्यूज यहाँ पे देखने को मिलते हैं अप्रोचेज में। फिर बात आती है हम कि यहाँ पे रीजनल और सिस्टम अप्रोच में। यहाँ पे कुछ जियोग्राफर मानते थे कि अर्थ जो होती है, अर्थ को एज ए होल हम स्टडी करें, क्योंकि अर्थ में जो भी जियोग्राफिकल जो फिनोमेना है वो हमारे इंटर रिलेटेड है। यानी कि आप यदि इंडिया में यदि आप बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल का बर्निंग करते हो तो आपको अंटार्कटिका में भी आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक जगह कोई एक्टिविटीज़ करते हो दूसरी जगह इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे सब कुछ चीज़ें एक तरह से इंटर रिलेटेड है। यदि आप क्लाइमेट चेंज करते हो, एटमॉस्फेयर में यदि ग्रीन हाउस गैसेस की इम्पैक्ट होती हैं तो हमारी हाइड्रोस्फीयर में भी इम्पैक्ट देखने को मिलेंगी, सॉइल में भी इम्पैक्ट देखने को मिलेंगी, और बायोस्फीयर में भी इम्पैक्ट देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हमारी इंटर रिलेटेड है। इसीलिए कुछ जियोग्राफर का मानना था कि अर्थ को एज ए सिस्टम मानकर हमें पूरे अर्थ को एक साथ इंटर रिलेट करके हमको स्टडी करनी चाहिए। लेकिन कुछ जियोग्राफर मानते हैं कि नहीं, रीजनल अप्रोच हमें अपनानी चाहिए। अर्थ को बहुत सारे रीजन में डिवाइड करके, छोटे छोटे रीजन में डिवाइड करके, एक रीजनल लेवल पे जो हमारी वहाँ पे इवेंट्स हैं और जो हमारी कैजुअल जो लिंक्स हैं उसको हमको स्टडी करनी चाहिए रीजनल लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे एरियल डिफ्रेंसिएशन जो कॉन्सेप्ट आया वो भी हमारी रीजनल अप्रोच में आया। तो यहाँ पे दो अपोजिट व्यूज है जियोग्राफी में, कैसे स्टडी की जाए, सिस्टम अप्रोच अपनाई जाए या रीजनल अप्रोच अपनाई जाए हमारी जियोग्राफी को स्टडी करने के लिए। ये भी हमारी यहाँ पे ड्यूलिज्म और डाइकोटोमी यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। पांचवी है यहाँ पे फंक्शनल और फॉर्मल अप्रोच। अब देखो, इसको आप मान सकते हो कि रीजनल जियोग्राफी में ही हम रीजन को किस तरह से डिफाइन करें, फंक्शनल हमारे रीजन होने चाहिए या हमारे फॉर्मल रीजन होने चाहिए। ठीक है, फॉर्मल रीजन का मतलब है हमारी क्लियर कट बाउंड्री होनी चाहिए कि नहीं। मान लो रीजनल जियोग्राफी में आप पर्टिकुलर रीजन को कैसे आप डिफाइन करोगे। फॉर्मल रीजन का एग्जांपल है जैसे हमारी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या हमारे जो नेशन है, कंट्रीज है, उसकी बाउंड्री होती है, वो हमारी फॉर्मल बाउंड्री होती है। एक फिक्स्ड बाउंड्री होती है, क्लियर कट बाउंड्री होती है, और वो बाउंड्री बना के हम उसमें जियोग्राफिकल जो फिनोमेना है उसको हम स्टडी की जाए तो क्या वो मीनिंगफुल होंगे या हम फंक्शनल रीजन हम बनाएं। ठीक है, सिंपल से एग्जांपल यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक डिस्ट्रिक्ट मानकर, यानी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे एक बोल सकते हो कि क्लियर कट बाउंड्री बना दी है, फिर इसको स्टडी कर रहे हैं कि यहाँ पे जियोग्राफिकल फिनोमेना क्या है, या हम फंक्शनल रीजन माने। फंक्शनल रीजन का मतलब है कि यहाँ पे कि जो सेंट्रल नोड होती है एक पर्टिकुलर फीचर की कितनी हद तक उसकी इन्फ्लुएंस है। ठीक है, उससे हमारी एक बाउंड्री डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो एक सिटी रीजन हो गया, तो सिटी कहाँ तक इन्फ्लुएंस कर रही है उसको बोलते हैं सिटी रीजन। तो सिटी का सेंट्रल यहाँ पे नोड हो जाएगा और इसकी इन्फ्लुएंसेस जो एरिया है वो हमारी एक तरह से फंक्शनल रीजन हो जाएंगे सिटी की। वैसे मान लो हिंदी भाषा जो बेल्ट है, तो हिंदी की जहाँ पे उत्पत्ति हुई थी या मेन जो रोल था, और हिंदी कहाँ तक इन्फ्लुएंस कर रही है वो हमारी हिंदी की फंक्शनल रेंज हो जाएगी। ऐसे ही तमिल, तेलुगु की जो लैंग्वेजेस की फंक्शनल रेंज हो सकती है, और किसी कल्चरल की भी फंक्शनल रेंज हो सकती है। और इसी तरह से हम यहाँ पे हिमालयन की भी एक फंक्शनल रेंज हो सकती है। तो जो रीजन को हम एज ए फंक्शनल रीजन डिवाइड करके हम स्टडी करें या फॉर्मल रीजन, एक क्लियर कट बाउंड्री हमें एक पर्टिकुलर जो हमारी वेरिएबल है उसके बेसिस पे हम डिवाइड करके रीजन हम डिफाइन करें, इस पे यहाँ पे ड्यूलिज्म और डाइकोटोमी क्रिएट हुई है। तो ये हमारे दोस्तों 5 हमारी ड्यूलिज्म और डाइकोटोमी ज्योग्राफी में है, और डाइकोटोमी और ड्यूलिज्म का क्या हमें मतलब है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो जो क्वेश्चन में लिखना चाहिए उससे काफ़ी हम लोग ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। इसमें से जो भी आपको अच्छा लगेगा वो आप यहाँ पे अपने आंसर पे आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई भी इसमें आप एडिशन या डिलीशन आप करना चाहते हो तो भी आप कमेंट करके अपने थॉट को शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।